आज कर रहे हैं हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्लास 11 का चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। उसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का यह गुण जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम ये सोचते हैं एक वस्तु को लिया और हमने उसको छोड़ दिया। छोड़ देने पर क्या होगा? वस्तु सीधी नीचे की ओर ही गिरेगी। नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए वस्तु नीचे की ओर ही जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो ऐसे समय में, ऐसी चीज़ों में पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अभी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना लगेगा, उसके लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड में है और हम देखें तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, उस वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी सूर्य के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और सभी ग्रह एक दूसरे के ऊपर, सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। ये चीज़ें सामान्य जीवन में हमें पता नहीं चलती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रूप से सामने आए उसके लिए द्रव्यमान बहुत ही बड़े होने चाहिए। जैसे एक वस्तु छोटी सी और दूसरा पृथ्वी, तो पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, वो हमें दिखाई देगा कि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन ये छोटी छोटी वस्तुओं पर ये बल नगण्य होता है और ये हमें पता नहीं चलता। तो करते हैं क्लास 11 का चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, इसमें आज का टॉपिक है अपना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम हमें क्या बताता है कि वस्तुओं के बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगने वाला है, दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है, उसका परिमाण कितना है, कितना बल लगेगा। तो देखते हैं। माना M1 व M2 दो द्रव्यमान है, इनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो ये हमारे पास एक M1 बिंदु द्रव्यमान हो गया और दूसरा द्रव्यमान ये हो गया हमारे पास M2, और ये हो गई इन दोनों के बीच की दूरी r। हमने क्या किया? दो बिंदु द्रव्यमान मान लिए, एक M1 दूसरा M2, और दोनों के बीच की दूरी हो गई स्मॉल r। अगर हम न्यूटन के बारे में बात करें, भाई न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या है, तो उससे पता चलेगा कि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब M1 M2 गुणनफल हो गया, इसके समानुपाती होगा बल F समानुपाती M1 M2। दूसरा, ये जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती r² होगा। तो लिखते हैं क्या कि यहाँ पर दोनों न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे दो चीज़ें आएगी। पहली कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरी, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 m2, F समानुपाती m1 m2। m1 m2 हो गया द्रव्यमानों का गुणनफल m1 इंटू m2, और F हो गया गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन के नियम के अनुसार है। नेक्स्ट सेकंड बात हमारे पास क्या है कि दोनों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखते हैं दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन का नियम व्युत्क्रमानुपाती r²। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो पहला नियम क्या बता रहा है, बल का मान जो है, ये बल जो है वो दोनों द्रव्यमानों का गुणा कर दो, उसके समानुपाती होगा, गुणनफल के समानुपाती। और बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती r²। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 क्या कहता है कि F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। ये क्या है, m1 m2 ऊपर की साइड है तो हमने यहाँ ऊपर लिखा, और r² जो है वो नीचे की साइड है, नीचे की साइड है तो हमने r² यहाँ पे भी नीचे लिखा। अभी हम क्या करते हैं, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमारे पास कोई न कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट कैपिटल G होगा, ये कांस्टेंट कैपिटल G होगा। और कैपिटल G क्या चीज़ है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, एक समानुपाती नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ, यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। लिखते हैं यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। एक बात, यहाँ पर G क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, इसे कहते क्या है, G सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब है सभी जगह गुरुत्व नियतांक है। इसका मान, सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी स्थानों पर, इसका मान जो होता है वो नियत रहता है, कभी भी किसी भी स्थान पर इसका मान बदलता नहीं है। तो इसका मान समय, ताप, दाब, मौसम, स्थान परिवर्तन आदि पर निर्भर नहीं करता है। इनमें से किसी भी चीज़ पर इसका कैपिटल G का मान निर्भर नहीं करता है। कैपिटल G को कहते हैं क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, मान लिखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले ये चीज़ है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम आ गया। सदिश रूप में अगर लिखें, सदिश रूप में बल को F वेक्टर का मतलब होता है कि ये जो बल है, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, इसको सदिश कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे, या तो F सदिश या पढ़ेंगे F वेक्टर। बराबर हमारे पास होगा G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे एक तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह हमें बताता है कि ये जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को हमेशा आकर्षित ही करेगा, कभी भी ये प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये क्या रहा, माइनस G m1 m2 अपॉन r²। दूसरी बात, यहाँ पे r कैप लगेगा। r कैप क्या है, r कैप एकांक सदिश है। तो ये जो बना है वो गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश रूप बना है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है, सदिश रूप है। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है r कैप, इस r कैप को हम एकांक सदिश कहेंगे, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है,
एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण एकांक हो और उसको प्रदर्शित करने के लिए उस राशि के ऊपर कैप का चिन्ह लगाते हैं। एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, कैप का चिन्ह लगाते हैं, और ये होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये परिमाण एकांक होगा। तो एकांक सदिश की परिभाषा पता चली, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो एकांक सदिश कहलाता है। नेक्स्ट सूत्र हो जाएगा उसका सदिश बटा सदिश का परिमाण। तीसरी बात, भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि राशि के ऊपर कैप का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गया। इसको और लिखते हैं, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। आर है परिमाण, आर है सदिश, आर वेक्टर है सदिश, आर कैप है एकांक सदिश। एक बार नेक्स्ट हमारे पास जी का मान लिखना है। तो जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि जी सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह एक जैसा मान रहेगा। समय, ताप, दाब, मौसम, स्थान परिवर्तन, ताप परिवर्तन या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पे ये चीज़ निर्भर नहीं करती। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कैपिटल जी का मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी, कैपिटल जी के बारे में कुछ जानकारी। तो करते हैं, क्या करें कि कैपिटल जी का मात्रक पहले निकालते हैं। कैपिटल जी का मात्रक पहले निकालते हैं। ये होगा हमारे पास कैपिटल जी का मात्रक। अभी ये मात्रक हम स्टार्ट करते हैं समीकरण इससे। ये सूत्र है हमारे पास गुरुत्व बल का। ये है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये है कैपिटल F। कैपिटल F है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये है हमारे पास, यहाँ से हमें कैपिटल जी का मान निकालना है F। ये आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्र गुणा, और m1 m2 नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, F का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को कैपिटल N लिख सकते हैं। R मीटर है, न्यूटन क्या चीज़ है, बल का मात्रक। R क्या है, R मीटर है, और ऊपर स्क्वायर होने की वजह से मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ ध्यान देना, ये m द्रव्यमान है सूत्र में आ रहा है, और ये m मात्रक में आ रहा है, मीटर है। तो नीचे द्रव्यमान का kg होगा, इस दूसरे द्रव्यमान का भी kg होगा। इसको kg1 kg2 या kg स्क्वायर ऐसे नहीं करना है। ये 1 तो बता रहा है कि पहला द्रव्यमान है, m1 है, ये 2 बता रहा है दूसरा द्रव्यमान है, पर दोनों ही है द्रव्यमान। तो दोनों के मात्रक क्या होंगे, दोनों के मात्रक हमारे पास होंगे kg होंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg का स्क्वायर। तो g का मान हो गया 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मात्रक हमने यहाँ से निकाल लिया। नेक्स्ट निकालते हैं हम जी की विमा या विमीय सूत्र। विमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय की टर्म में बदलने के लिए उनके ऊपर जो घातें लगाई जाती, उन घातों को हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। तो वो जो विमाएँ हैं वो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो इसी सूत्र से। कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी आ गया, फॉर्मूला आ गया F आर स्क्वायर अपॉन यही m1 m2। तो बल की विमा हम लिख सकते हैं m1 L1 T-2, ये बल की विमा हो गई। ये हमें ध्यान में रखनी है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो कई राशियों में आती है, तो बल की विमा याद रखनी है। r दूरी है, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे
लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी विमा क्या हो जाएगी द्रव्यमान की m1 और m1 दो बार है, या m2 नहीं करेंगे। फिर वही बात आ रही, 2 तो बता रहा है कि दूसरा सेकंड नंबर का द्रव्यमान है, पर है द्रव्यमान इसलिए विमा हो जाएगी मास के हिसाब से ये। तो इसकी विमा हो रही है हमारे पास m-1, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा वो ऊपर जाएगा तो -1, l की पावर 1 + 2 यानी कि 3 और t की पावर -2। तो इसकी विमा एक बार यहाँ लिख देते हैं कि क्या होगी m-1 L3 और t -2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, उसका मान सभी जगह कांस्टेंट रहता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को बताता है। कैप आर कैप एकांक सदिश है, मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसको हम डाइन में भी चेंज कर सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, कर सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और जी का विमीय सूत्र -m-1 L3 t -2 होता है।